हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, आप लोगों के हिंदी में टोटल 40 मार्क्स का व्याकरण पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनकी हिंदी में अभी भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं है। अभी भी वो सोच रहे हैं कि सर हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, हम क्या करें। तो प्यारे बच्चों, आपके पास सिर्फ एक रास्ता है कि आप व्याकरण पढ़ो, क्योंकि अगर आप अच्छे से व्याकरण को सिर्फ पढ़ लेते हैं, सिर्फ समझ लेते हैं, तो 100% है, कम से कम 40 मार्क्स आपका इससे पूछा जाएगा और 10, 12, 15 नंबर आपको बुक से लाना है। तो इसका मतलब है कि आप 100 में से 50 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हैं, है ना। और जिनका भी व्याकरण बहुत कमजोर है, तो आपको हम लोग आज से संपूर्ण व्याकरण का एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको पूरे व्याकरण को पढ़ाया जाएगा, जहां से भी आपके 12th क्लास में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों को पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि पहले हम कोई भी टॉपिक को पहले अच्छे से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आंसर करवाएंगे। जैसे इस वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, समास और कारक, ये 4 टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये 4 टॉपिक को पहले अच्छे से समझेंगे, फिर समझने के बाद फिर इसका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर बनाएंगे जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तभी तो हम लोग को आइडिया आएगा ना कि समझे कि नहीं। तो आराम से आपको बैठ जाना है, ध्यान से मेरी बातों को सुनना है। 100% है प्यारे बच्चों, अगर आप अच्छे से सुन लिए ना, आपकी हिंदी में जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी भी वक्त डरने का नहीं है, बल्कि वक्त क्या है, लड़ने का है। चलो, तो सबसे पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों संज्ञा। तो हम सब जानते हैं संज्ञा क्या होता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम सब जानते हैं ना, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, रहीम, या कोई भी जगह का नाम हो, भारत हो, या आपके शहर का नाम, गांव का नाम, कोई भी जगह का नाम को भी संज्ञा कहते हैं, है ना। कोई भी खास चीजों को संज्ञा कहते हैं, जैसे सूरज, चांद, ये सब क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा का मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्यारे बच्चों 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए एक एक प्रकार को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहला है प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सवाल आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ये सवाल नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। जैसे अगर दुनिया में कोई एक चीज हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे सूरज एक है व्यक्तिवाचक, चांद, पृथ्वी एक है, चांद एक है, भारत देश एक है, हिमालय पहाड़ एक है। हिमालय पहाड़ 2 पहाड़ का नाम है क्या, सिर्फ एक पहाड़। गंगा नदी एक है। होली, कोई भी त्योहार का नाम, कोई भी होली त्योहार एक ही त्योहार है, ऐसा तो नहीं कि होली हम लोग साल में 10 बार बनाते हैं, एक ही बार, तो त्योहार एक है। कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे गीता हो, कुरान हो, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, है ना। जो भी दुनिया में प्यारे बच्चों एक चीज है, दुनिया का कोई भी एक चीज है, तो उसको हम लोग व्यक्तिवाचक कहेंगे, या कोई खास चीज। जैसे अगर हम आपको कहेंगे त्योहारों के नाम, है ना, जैसे होली, ईद, दिवाली, ये सब त्योहार का नाम क्या है, व्यक्तिवाचक। कोई भी खास चीज, जैसे कोई भी महीना का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई महीना, ये खास चीज है। जनवरी एक ही महीना का नाम है ना, ऐसा तो 10 महीना का नाम जनवरी है, एक महीना का नाम जनवरी है, तो ये क्या हो गया, खास हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोई भी दिन का नाम, जैसे शनिवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब क्या है आपके, ये सब भी प्यारे बच्चों आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। या फिर आप ऐसे समझ लो कि कोई भी दुनिया में एक चीज हो, उसको भी व्यक्तिवाचक कहेंगे। या कोई जगह का नाम, जैसे दिल्ली, भारत, पटना, या आपके शहर का नाम, गांव का नाम, आप जहां से हैं वो जगह का नाम, ये भी व्यक्तिवाचक। या कोई भी व्यक्ति का नाम, जैसे आपका नाम है ना, रमेश है, राम है, रहीम है, जो भी आपका नाम है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब एक का बोध हो या फिर कोई खास चीज हो, उसको व्यक्तिवाचक कहेंगे। बहुत अच्छा। अगला है प्यारे बच्चों जातिवाचक। जातिवाचक कैसे समझेंगे, जिससे जाति का बोध हो या बहुत सारा का बोध हो। अब बहुत सारा मतलब या देखिए, या कंफ्यूजन हो। हमने एक वर्ड जोड़ा है कंफ्यूजन हो। जैसे हम कहेंगे कि 10 लड़का यहां आओ। अब 10 लड़का को जब बुलाएंगे, या फिर बोलेंगे ए लड़का यहां आओ, अब कौन सा लड़का, लड़का तो बहुत सारा है, हम बोलेंगे ए लड़का, यहां 2 लड़का है, तो कौन सा लड़का। तो लड़का जब भी बोलेंगे आपको एक तरह से बहुत सारे लड़का का बोध होगा, बहुत सारा लड़का है। जब भी बोलेंगे गाय, तो देखोगे बहुत सारा गाय है, कोई एक गाय नहीं है। जब भी हम बोलेंगे पेन, तो बहुत सारा पेन है ना। हम जब भी बोलेंगे कोई भी चीज अगर बोल रहे हैं और वो बहुत सारा अगर है, तो वो आपका जातिवाचक में आ जाता है ना। जैसे गाय, मोटरसाइकिल, सेब, अनार, कोई भी फूल का नाम, कोई भी फल का नाम, है ना। या फिर क्या कहते हैं, हम अगर कोई भी पशु का नाम बोलेंगे, कोई भी पक्षी का नाम बोलेंगे, है ना। जैसे घोड़ा बोल दिए, जैसे मुर्गी बोल दिए, बकरी बोल दिए, गाय, कुत्ता बोल दिए, भैंस बोल दिए, ये सब क्या है, जातिवाचक है। क्योंकि जब भी हम भैंस बोलेंगे तो कोई एक भैंस को भैंस नहीं कहे, भैंस बहुत सारा है। लेकिन जब हम सूरज बोलेंगे तो सूरज एक ही है, बोलेंगे सूरज, सूरज की तरफ देखो, तो तुम तुरंत एक सूरज की तरफ देखोगे, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि एक है। और जब हम गाय बोलेंगे, गाय की तरफ देखो, गाय बहुत सारा, बोलेंगे सर कौन सा गाय देखें,
है ना। जब भी हम पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ बहुत सारा है, हर जगह पहाड़ है, तो बोलेंगे सर कौन सा पहाड़, तो पहाड़ जब भी बोलेंगे जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन जब भी बोलेंगे हिमालय पहाड़, कोई पहाड़ का नाम बोलेंगे तो ये फिर व्यक्तिवाचक, क्योंकि जब हम बोलेंगे पहाड़ की तरफ देखोगे, बोलोगे सर कौन सा पहाड़, कंफ्यूजन होगा, तो ये हो गया जातिवाचक। लेकिन जब बोलेंगे हिमालय पहाड़ तो तुम तुरंत कहोगे अच्छा हिमालय पहाड़, चलो उत्तर तरफ है देखते हैं, है ना। उसी तरह बोलेंगे नदी की तरफ देखो, सर कौन सा नदी, नदी तो बहुत सारा है, मतलब जातिवाचक। फिर बोलेंगे जब गंगा नदी की तरफ देखो तो अच्छा गंगा नदी, अच्छा उधर है गंगा नदी, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। तो एक का बोध हो व्यक्तिवाचक, बहुत सारा का बोध हो जातिवाचक। अभी क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, डोंट वरी। जैसे एग्जांपल देखो, लड़का बहुत सारा है, लड़की, गाय, लैपटॉप। जब भी बोलेंगे लैपटॉप गिराओ, कौन सा लैपटॉप गिराओगे, बहुत सारा लैपटॉप है ना। मोटरसाइकिल, जहाज, पहाड़, नदी, शेर, पक्षी, फल फूल, कुत्ता, गधा, उल्लू, ये सब क्या है, गाली नहीं है, ये सब क्या है, ये सब जातिवाचक है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक समझ गए, तो समूहवाचक तो और आसान है। समूहवाचक क्या है प्यारे बच्चों, किसी भी वस्तु या व्यक्ति का एक से ज्यादा होने का बोध हो। जैसे हम बोलेंगे कक्षा, अब हम जब भी कक्षा बोलेंगे तो तुम क्या कहोगे कि एक है कक्षा में एक लड़का होता है। भाई कक्षा बोलने का मतलब ही हुआ कि बहुत सारे लोगों को बोध हो रहा है। हम बोलेंगे भीड़ लगी है, जब भी हम भीड़ लगी है बोलेंगे तो क्या आपको यह लगेगा कि भीड़ एक लोगों की वजह से लगता है, भीड़ शब्द ही ऐसा है जिससे लगेगा यह समूहवाचक है। सभा बुलाई गई, सभा बुलाई गई, क्या सभा में एक लोग आता है, भाई सभा 2-3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 15 लोग होंगे। तो ऐसा शब्द बोलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे लोगों का बोध होगा, या फिर आप ऐसे समझो कि जिसमें आपको भीड़ का बोध होगा, है ना, या तो समूह का बोध होगा या भीड़ का बोध होगा, तो उसको कहेंगे समूहवाचक। जैसे जब भी कक्षा बोलेंगे, जब भी सेना बोलेंगे, जब भी सभा बोलेंगे, जब भी भीड़ बोलेंगे, ये सब ऐसे शब्द हैं जिससे आपको देखते ही लग जाएगा कि ये क्या है, समूहवाचक है। ठीक है, चलो भाई अगला देखते हैं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक तो और आसान है, जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं वो द्रव्यवाचक है। जैसे चावल, चावल को हम लोग तौलते हैं, द्रव्यवाचक। तेल को भी मापते हैं लीटर से, द्रव्यवाचक। सोना, जो भी है, चांदी, सोना, चावल, मिट्टी, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक है, जिसको भी हम लोग तौल सकते हैं या नाप सकते हैं। जैसे दाल, चावल, हीरा, मोती, सोना, चांदी, दूध, पानी, मिट्टी, लोहा, ये सभी को या तो नापते हैं या तो तौलते हैं, ये सब द्रव्यवाचक है। ठीक है, अगला देखो भाववाचक। भाववाचक में सिर्फ सिंपल याद रखना है कि इसमें फीलिंग आना चाहिए, फीलिंग। बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, जैसे देखो महसूस होना चाहिए। जैसे अच्छाई, तुम्हारी अच्छाई बहुत अच्छी, अच्छाई। बुराई, मिठास, खटास, बुढ़ापा, हरियाली, पापी, बचपन, जवानी, ये सब क्या है, ये सब आपके भाववाचक है। यानी जहां पर भी एक तरह का फीलिंग हो कि वो बचपना की बात थी, बचपन, है ना, बुढ़ापा, जवानी, ये सब जब भी शब्द आ जाए, बुराई, है ना, या फिर पापी, हरियाली, ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक हो जाएंगे। चलो अभी क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, आपको पता है संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। अब हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन को जब बनाएंगे 100% बन जाएगा, सारे लोग आंसर दीजिएगा। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बहुत आसान है। अगला देखो, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछे तो बन जाएगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 3, कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है। अब देखो यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, क्या क्या, व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक भी है, द्रव्यवाचक भी है, समूहवाचक भी है, भाववाचक भी है। ये सब क्या है, संज्ञा का भेद है। लेकिन ये गुणवाचक और परिमाणवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि ये विशेषण का भेद है। तो यहां पूछा गया कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है, तो ये जो सी वाला है ना, ये संज्ञा का भेद नहीं है, बल्कि ये विशेषण का भेद है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जातिवाचक, जातिवाचक में मैंने क्या कहा कि कोई भी शब्द बोलोगे बहुत सारा होने का बोध होगा। जैसे बकरी, भाई बकरी एक नहीं है। छात्र, छात्र भी एक नहीं है ना। जब भी हम बोलेंगे सरिता, तो यहां पर पूछा गया कि कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है ना। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो ये जो वह है, वह ये क्या है, ये तो एक्चुअल में सर्वनाम है, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे कि वह तो सर्वनाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक होने का बोध हो, जैसे हम बोलेंगे हिमालय, तो ये तो व्यक्तिवाचक है, हिमालय पहाड़। हम बोलेंगे रमेश, किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक होता है। हम बोलेंगे पटना, कोई भी शहर का नाम व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन जब हम पहाड़ बोलेंगे तो पहाड़ तो बहुत सारा है, तो
तो इसका मतलब ये हमारा जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक नहीं। अगर हम हिमालय पहाड़ बोलते फिर ही व्यक्तिवाचक होता, तो पहाड़ अगर बोल रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन, यहां पर व्यक्तिवाचक नहीं है, वो है पहाड़। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? नहीं है पूछा गया भाई। अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, फीलिंग है, बुराई है ना, बुराई को हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, अच्छाई को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। उसी तरह हरियाली है ना, हरियाली एक तरह का फीलिंग है। तो जब भी ये सब वर्ड बोलेंगे प्यारे बच्चों ये आपका भाववाचक संज्ञा है। लेकिन जब बोलेंगे मिट्टी, सोना, चांदी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है, इसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं। तो मिट्टी तो द्रव्यवाचक है, भाववाचक पूछा गया कौन वहां पर भाववाचक नहीं है, तो भाई मिट्टी जो है ये भाववाचक नहीं है बल्कि ये द्रव्यवाचक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब समूहवाचक का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे भीड़ का विरोध हो, भीड़। वर्ग बोलेंगे, वर्ग यानी क्लास यानी कक्षा, तो बहुत सारे लोग होते हैं, ये भी समूहवाचक है। सेना ये भी समूहवाचक है। राम जब बोलेंगे तो राम तो एक व्यक्ति का नाम होता है, राम, तो किसी का भी नाम को हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। और पूछा गया कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो राम तो आपका व्यक्तिवाचक है, इसका मतलब ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, डायरेक्ट सी लगा देंगे। अब हम लोग संघ में नहीं जाएंगे। वैसे संघ जो है, संघ क्या, संघ जैसे 10 देशों का संघ है, 10 देशों का संघ है, तो वहां पर भी 10 देश आ जाता है, बहुत सारों का बोध हो जाता है, तो समूहवाचक। तो जहां पर समूह का बोध हो उसको समूहवाचक, जहां पर समूह का बोध नहीं हो वो समूहवाचक नहीं होगा। जैसे राम आपका व्यक्तिवाचक है, किसी का भी नाम व्यक्तिवाचक होता है। अगला देखिए, हम एक क्वेश्चन में समझाएंगे ताकि आपको यहीं पे समझ में आ जाए। अगला, कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? अब द्रव्यवाचक का मतलब क्या बताया? जिसको तौला या नापा जा सके, वो क्या है? द्रव्यवाचक है। जैसे बोलेंगे पानी तौला या नापा जा सके, तो ये भी द्रव्यवाचक है। चांदी तौला या नापा जा सके, द्रव्यवाचक है। सोना तौला या नापा जा सके, भाई इसको तौला या नापा जा सकता है, तो ये सब क्या है? द्रव्यवाचक है। पूछा गया कौन नहीं है, तो गुच्छा जो है आपका ये समूहवाचक है, ये द्रव्यवाचक नहीं है। तो कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, गुच्छा। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी शब्द क्या है? कुर्सी, बहुत सारा कुर्सी है, कुर्सी है ना। जब भी बोलेंगे कुर्सी, रिमोट, पेन, मोबाइल, ये सब क्या है? जातिवाचक है, बहुत सारा है यहाँ पर। जब भी कुर्सी बोलेंगे एक कुर्सी थोड़ी है, तो कुर्सी जो है आपका हो जाएगा जातिवाचक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक, किताब, जब भी हम किताब बोलेंगे, पुस्तक बोलेंगे, एक पुस्तक तो नहीं है, बहुत सारा है, ये हो जाएगा जातिवाचक। अगला क्वेश्चन बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 11, संसार, तो संसार जो शब्द है ये भी जातिवाचक होगा। बहुत सारे लोग व्यक्तिवाचक लगा देते हैं जो गलत हो जाएगा। संसार शब्द क्या है? जातिवाचक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 12, रक्षाबंधन कौन समास है? रक्षाबंधन कोई भी त्योहार का नाम, ये व्यक्तिवाचक होता है। कोई भी त्योहार, चाहे रक्षा हो, दिवाली हो, ईद हो, होली हो, ये सब क्या है? आपका व्यक्तिवाचक है। अगला क्वेश्चन, दिवाली शब्द क्या है? तो दिवाली शब्द आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। कोई भी त्योहार का नाम व्यक्तिवाचक होता है, कोई भी दिन का नाम व्यक्तिवाचक होता है। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कि सर यहाँ पर क्या होगा। अरे अर्थ के आधार पर पूछे, जो पूछे हम लोगों को लगाना है, 5 भेद होते हैं, ऑप्शन ए। दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध, दूध को हम लोग नाप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, नाप या तौल सकते हैं। तो जिसको भी नापा या तौला जा सके वो आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, मित्रता। मित्रता एक फीलिंग है, हमारी तुम्हारी दोस्ती, ये क्या एक फीलिंग है, एक महसूस करो इसको। तो फीलिंग जब भी आ जाए तो वो हो जाएगा भाववाचक, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा। अगला देखो, सभा, जब भी सभा बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं, तो क्या समूह का बोध होता है? बिल्कुल, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। सभा जो शब्द है आपका हो जाएगा समूहवाचक। फरवरी, कोई भी महीना का नाम, डायरेक्ट व्यक्तिवाचक। कोई भी दिन का नाम, डायरेक्ट व्यक्तिवाचक। कोई भी दुनिया में एक चीज हो, डायरेक्ट व्यक्तिवाचक। पुस्तक सब फिर से आ गया भाई, डायरेक्ट हो जाएगा जातिवाचक। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 20, घोड़ा, क्या घोड़ा एक है? घोड़ा, गाय, गधा, बैल, उल्लू, कुत्ता, ये सब क्या है? बहुत सारा है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं आप संज्ञा समझ गए, तो 3 नंबर या 4 नंबर आपका कंफर्म। अब अगला टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम से भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, फिर समास, फिर कारक पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस क्लास में। चलो, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के बदले हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, पहला सवाल पूछा जाता है कुल कितने सर्वनाम हैं? तो टोटल 11 सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। मैं आ जाए सर्वनाम, तू आ जाए सर्वनाम, है ना, वह आ जाए सर्वनाम, सो, कोई, क्या, कुछ, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। पूछा जाता है हिंदी में कितने सर्वनाम है? 11। लेकिन अगर पूछ दे सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के कुल 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं।
तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक बार आप देख लो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। यहां पर अगर बहुत आसानी से ये 6 प्रकार को अभी हम लोग समझने वाले हैं, बहुत आसानी से। चलो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, समझ गए। टोटल 11 सर्वनाम होते हैं, समझ गए। अब हम लोग समझेंगे कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस वाक्य में या जिस सर्वनाम में बोलने का बोध हो, सुनने वाले का बोध हो, या जिसके बारे में कहा जाए, जैसे मैं बोलने वाला, आप सुनने वाले, और जिसके बारे में बात करेंगे वो, इन तीनों का बोध हो या इन तीनों में से किसी एक का भी बोध हो, तो वो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक। आप लोग कहोगे सर ये क्या बोल दिए? अभी देखो, जैसे मैं आ जाए, हम आ जाए, मेरा आ जाए, मेरी आ जाए, मैं, हम, मेरा, मेरी, तो मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जब भी बोलेंगे मैं या हम या मेरा या मेरी, ये सब हम हैं, तो हम बोलने वाले हैं, तो बोलने वाले को कहा गया उत्तम पुरुष, सिंपल। सुनने वाले आप हो जाएंगे मध्यम पुरुष, जिसको कहते हैं सेकंड पर्सन, जैसे तू, तुम, आप लोग, है ना, तू, तुम, आप लोग, आपका, तुम्हारी, ये सब आप लोग को कह रहे हैं, तो आप हो गए मध्यम पुरुष, सुनने वाले। और जिसके बारे में बात करेंगे, अरे उसका जो घर जल गया था, अरे उसका जो मोबाइल खो गया था, तो उनका, उनकी, उसका जब बात करेंगे, ये हो जाएगा अन्य पुरुष। अब ये सबका अगर बोध हो प्यारे बच्चे, तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा। चलो वाक्य को देखते हैं, सब समझ में आएगा। पुरुषवाचक में क्या है? बोलने वाले का, सुनने वाले का, और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, ये पुरुषवाचक है। अब देखो भाई कैसे, देखो पुरुषवाचक सर्वनाम, मुझे पता था कि कल तुम घर जाओगी, मुझे पता था, मुझे आ गया, मेरा बोध हो रहा है कि कल तुम, आपका बोध हो रहा है कि कल तुम घर जाओगी, मुझे पता था, तो इसका मतलब ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। बहुत आसान पूछता है, मैं रोज 4 घंटे पढ़ाई करता हूं, मैं खुद, मैं का बोध हो गया, तो डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आ गया। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, तो तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, यानी किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपका भी बोध हो रहा है, तो उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। इन तीनों का अगर बोध हो प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको ऐसे समझना है कि जहां पर मैं आ जाए, तुम आ जाए, आप आ जाए, वे आ जाए, उनका आ जाए, या आप लोग आ जाए, या फिर सिंपली आप याद रखना ये आ जाए। क्या आ जाए? ध्यान से देख लो, यहां पर हम आपको वैसे ये भी समझाएंगे, जहां पर भी ये आ जाए, मैं, तू, आप, यह, वह, ये सब अगर शब्द आ जाए प्यारे बच्चों, ये सब शब्द आ जाए, तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो और सो आ जाए, अगर जो सो, तो ये हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगर कौन आ जाए, कौन या क्या आ जाए, कौन क्या, सवाल आ जाए, कौन था, क्या हुआ, तो ये सब हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे अगर प्यारे बच्चों कोई और क्या आ जाए, ये कोई आ जाए, सिर्फ कोई या कुछ आ जाए, कोई आया था, कुछ लोग आए थे, कोई आया था, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप पुरुषवाचक सर्वनाम समझिए कि मैं, तू, आप, यह, वह, ये सब आ जाए, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। या फिर बोलने वाले का बोध हो, या सुनने वाले का बोध हो, या जिसके बारे में बात किया जाए, या तीनों का बोध हो, या तीनों में से किसी एक का बोध हो, उसको कहेंगे पुरुषवाचक। चलिए क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान आता है, ऐसे लगेगा कि क्या पढ़ रहे। देखो यहां पर मैं, मुझे पता था, तो मुझे आ गया, डायरेक्ट सर्वनाम है भाई, पुरुषवाचक है। मैं रोज 4 घंटे, मैं आ गया, तो डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम आ गया, तो डायरेक्ट पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि सुनने वाले का बोध हो रहा है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना पड़ेगा आपको। निश्चयवाचक मतलब नजर के सामने, निश्चयवाचक, वह जा रहा है, वह कोई जा, मतलब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, अरे देखो वो जा रहा है, वह, तो सामने वाला बोध हो, मतलब आप जिसको देख पा रहे हो अपनी नजर से, तो उसको कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मेरे सामने कोई है ना, अरे वो देखो चला गया, अरे वो देखो भाग रहा है, वो देखो चोर चोरी करके भाग रहा है। तो जब भी सामने में कोई चीज हो रहा है आपके नजर के सामने में, और हम लोग उस समय बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह राहुल है, ये राहुल है, या फिर ये राहुल है, ऐसे बोलेंगे, ये राहुल है ना। वह जा रहा है, देखो वह जा रहा है, तो ये वह आ गया। आप कहोगे सर वह तो पुरुषवाचक है, ठीक है, लेकिन अगर आपके नजर के सामने में हो, तो ये आपका हो जाएगा निश्चयवाचक। हम बोलेंगे हाँ वह कल आया था, नजर के सामने अगर नहीं है तो फिर हो जाएगा पुरुषवाचक, लेकिन वह जा रहा है, नजर के सामने में है, तो नजर के सामने में हो तो निश्चय। वैसे 9 से नजर के सामने, 9 से निश्चय,
ठीक है। और अगर नजर के सामने नहीं हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। तो यह वह ये सब शब्द आ जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलो देखते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या रखना पड़ेगा आपको, दो शब्द याद रखना पड़ेगा, कुछ और कोई, यानी आपके सामने में नहीं है। निश्चय मतलब आपके सामने, अनिश्चय मतलब आपके सामने में नहीं। जैसे बोलेंगे कुछ लोग आए हैं, हाँ कोई घर के बाहर है, हमको नहीं पता कौन है, कोई घर के बाहर है। कुछ कीड़े मकोड़े तालाब में मरे थे, कुछ या कोई, ये दोनों शब्द आ जाए प्यारे बच्चों तो उसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई आया है, कोई आया है, कौन सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। नदी में कोई तैर रहा है, कोई आ गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ का प्रयोग छोटे जीव जंतुओं के लिए होता है और कोई जो है वो सजीव के लिए होता है, सिंपली। तो कुछ और कोई आ जाए तो डायरेक्ट हम लोग लगाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या कोई नजर के सामने में कोई चीज हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी एग्जाम्पल जब कराएंगे समझ में आएगा, आगे देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध का बोध हो। संबंध का बोध होता है, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, इसलिए जागना जरूरी है, लास्ट दिन है, मेहनत करना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध का बोध हो। तो जहां पर भी जो आ जाए, है ना, या सो आ जाए तो ये सब शब्द आ जाए, या फिर दो शब्द का संबंध हो, दो वाक्य को जोड़े या संबंध का बोध हो तो वो हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज है ना, मेरा निजी मामला है, तुम दखल मत दो। देखो हमारा पर्सनल मामला, तुम दखल मत दो, निजी मामला हमारा। तो जहां पर भी निजी का बोध हो वो हो जाएगा निजवाचक। जैसे हाँ मैं अपने आप कर लूंगा, जाओ, हाँ मैं अपने आप लिख लूंगा, ठीक है, मैं स्वयं कर लूंगा, जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो जहां पर भी अपना एक तरह का घमंड आए ना, घमंड, हाँ मैं कर लूंगा, इस तरह का, तो वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जाम्पल देखें, मैं आप ही लिखूंगा, मैं खुद ही लिखूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, है ना। या फिर आप अपना काम आप ही कर लो, आप अपना काम खुद से कर लो। तो ये जो आप स्वयं शब्द आ जाए, अगर स्वयं शब्द आ जाए, स्वयं मतलब अपने आप का बोध हो, या आप आ जाए, है ना, मैं आप ही लिखूंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, आप अपना काम आप ही कर लो, तो ये सब शब्द आ जाए तो प्यारे बच्चों ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक तो बहुत आसान है, इसमें सिर्फ प्रश्न का बोध होता है, कोई सवाल का बोध हो। जैसे कौन आया था, क्यों आया था, क्या करने आया था, किस लिए आया था। तो जहां पर भी प्रश्नवाचक, प्रश्न का बोध हो तो उसको कहेंगे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आपको बोलते हैं वह कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, क्या हुआ, कौन आ रहा है, तो ये सब सवाल का बोध हो तो हो जाएगा प्रश्नवाचक। चलिए देखिए, सर्वनाम का 6 भेद होता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, इतना याद रखना। सर्वनाम में इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या याद रखना है, मैं, तू, वह, हम, मैंने, ये सब शब्द आ गया तो पुरुषवाचक। यह, वह, ये, वे, ये सब आ गया तो निश्चयवाचक। कोई और कुछ आ गया, कोई आया था, कुछ लोग आए थे, अनिश्चयवाचक। संबंध में जो, सो, जिसका, संबंध का बोध हो, संबंधवाचक। अपने आप, स्वयं या आप, अपने आप, स्वयं या आप, अपने आप कर लूंगा, खुद कर लूंगा, अपने आप लिख लूंगा, तो अपने आप का बोध हो निजवाचक। कौन, क्या, कैसे, सवाल का बोध हो तो प्रश्नवाचक। अब यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं, तुम, हम, मैंने, ये सब तो पुरुषवाचक है, लेकिन ये वह यहां भी है, वह यहां भी है, तो ये दोनों कैसे होगा। तो देखो, जब भी हम वह बोलेंगे कि हाँ वह कल आया था, वह कल आया था, तो सामने में नहीं है तो पुरुषवाचक। लेकिन अरे वह जा रहा है, देखो वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो सामने में कोई चीज हो रहा है, नजर के सामने में, तो निश्चयवाचक। बोलेंगे वह जा रहा है, तो अब वह आ गया, अब क्या बोलोगे, प्रश्न, ये पुरुषवाचक बोलोगे निश्चयवाचक, तो आप कहोगे निश्चयवाचक, क्योंकि मेरे सामने में है, कोई जा रहा है, वह आ रहा है। लेकिन बोलेंगे हाँ वह कल आया था, हाँ वो चला गया, हाँ वो तो कल ही चला, तो सामने में जब ना हो तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है, नजर के सामने निश्चयवाचक। चलो आप क्वेश्चन आंसर करो और देखो कैसे आप सीख गए ये सर्वनाम भी। पहला क्वेश्चन, सर्वनाम की कौन सी परिभाषा सही है। तो सर्वनाम वैसे शब्द कहते हैं, जो वैसे शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आता है ना, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा की जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। और जो भी लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सभी लोग एक क्लिक में सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जो भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों ये लाइक कर दीजिए, है ना। सब्सक्राइब इसलिए कर दीजिए क्योंकि हम लोग का 7 लाख होने वाला है और हम लोग सोचे हैं कि 2-3 दिन के अंदर में आप लोग पूरा कर दीजिए और आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से 7 लाख पुराइए, मज़ा आ जाएगा। और फिर हम लोग तो वैसे पढ़ाएंगे रहेंगे और व्याकरण का नया सीरीज शुरू किया, अच्छे से देखो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुड इवनिंग सभी लोगों को। और बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, मजाक उड़ा रही है, कौन मजाक उड़ा रही है तुम्हारी, क्या आर्ट साइंस कॉमर्स का इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स पेपर सेम रहता है। बिल्कुल रहता है अंजलि, ठीक है, बिल्कुल रहता है, हिंदी इंग्लिश और ये इकोनॉमिक्स सेम रहता है, ठीक है। चलो
तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का इस्तेमाल हो सर्वनाम है। अगला, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम जैसे मैं, मुझको, मुझको, मेरा, मेरी, ये सब सर्वनाम का उदाहरण है। हम, हमें, हमा, हमारी, तू, तुझे, तुझको, तेरा, ये सब क्या है? सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन इंग्लैंड जगह का नाम है, अमेरिका जगह का नाम है, भारत जगह का नाम है, तो ये तो आपका क्या है? ये आपका संज्ञा है, और वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये तो सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जल्दी, सर्वनाम के कितने भेद हैं? अगर आ गया तो सर्वनाम के 6 भेद है। वेरी गुड। टोटल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। वेरी गुड। अगला देखो, सर्वनाम का भेद कौन नहीं है? तो पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये तो संज्ञा का उदाहरण है। तो पूछा गया कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो है सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पूछा गया कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? देखो नहीं को ध्यान से देखो, कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैं, आपका और जिसके बारे में बोलेंगे, इन तीनों का अगर बोध हो पुरुषवाचक, तो मैं, तू और आप, ये हम दोनों का बोध हो रहा है। जब भी हम दोनों का बोध हो तो हम लोग हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पूछा गया कौन नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा नहीं है के लिए। अगला देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? तो निश्चयवाचक का हम क्या बताए थे? जो आपके नजर के सामने में हो, जैसे यह जा रहा, देखो यह, अरे वह जा रहा, देखो वह, यह, ये लगभग सेम शब्द है, तो यह वह, ये दोनों क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। अब पूछा गया कौन नहीं है? तो कुछ लोग आए थे, कोई लोग आया था, अरे ये तो अनिश्चय है, सामने में तो कुछ लोग आए थे, कौन आया था नहीं पता, तो कुछ क्या है? यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पूछा गया कौन नहीं है? तो कुछ जो है आपका निश्चयवाचक का उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? देखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? अब देखो हम जानते हैं अनिश्चयवाचक कोई और कुछ आ जाए तो डायरेक्ट इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक। लेकिन पूछा गया कौन नहीं है? तो यह तो सामने में है, यह, तो यह जब भी बोलेंगे तो ये तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा ना, अनिश्चयवाचक थोड़ी होगा, तो लगा देंगे सी, हो गया, बन गया। अगला देखो, प्रश्नवाचक का तो बहुत आसान है, सवाल का बोध कौन, क्या, क्या, कौन, तो ये दोनों तो प्रश्नवाचक है। पूछा गया कौन नहीं है? नहीं है यह तो आपका निश्चयवाचक है, तो कौन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम का कौन उदाहरण नहीं है? संबंध का बोध हो, है ना, ये तो आपका निश्चयवाचक है। जो सो ये संबंधवाचक है। पूछा गया कौन नहीं है? तो यह जो है ये आपका संबंधवाचक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? बताओ कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो पुरुषवाचक में क्या हुआ? मेरा बोध हो या आपका बोध हो या जिसके बारे में बोले उसका बोध हो, है ना। पढ़ना चाहता हूं, हम आपके सामने में जाके बोलेंगे पढ़ना चाहता हूं, तो किसके बारे में? अपने बारे में बोल रहे हैं, यहाँ पर मेरा बोध हो रहा है। आप अपने मम्मी पापा के पास जाके बोलोगे पापा पढ़ना चाहता हूं, तो वो क्या कहेगा? हाँ बेटा पढ़ो, अच्छी बात है। तो इसका मतलब आप अपने बारे में करें, मेरा बोध हो रहा है। या फिर आप बोलोगे तो आपका बोध हो रहा है, मैं बोलूंगा पढ़ना चाहता हूं, मेरा बोध हो रहा है, तो ये तो पुरुषवाचक है। मैं खुद परिश्रम करना चाहता हूं, खुद स्वयं का बोध हो रहा भाई, ये तो निजवाचक है। ठीक है। तू कहता है ठोकरे खाने से अकल आती है, तू आ गया तो डायरेक्ट हो जाएगा पुरुषवाचक। आप जैसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए, आप आ गया डायरेक्ट पुरुषवाचक है। अब पूछा गया कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, मैं खुद परिश्रम करना चाहता हूं, खुद स्वयं का बोध हो रहा है, निजी वाचक, निजी का बोध हो रहा है। तो जब भी निजी का बोध हो, निजी, तो ये तो निजवाचक हो जाएगा ना। मैं खुद परिश्रम करना चाहता हूं, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होगा क्योंकि ये निजवाचक सर्वनाम है, तो इसलिए बी आपका सही हो जाएगा। पूछा गया कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है? देखो, मैं आप पढ़ता रहूंगा, ये तो निजवाचक है। मैं आप खेलता रहूंगा, ये भी निजवाचक है। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, ये निजवाचक नहीं है। हाँ बोलूंगा मैं आप ही पढ़ना चाहता हूं, मैं स्वयं पढ़ना चाहता हूं, तब ये हो जाता निजवाचक। लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं तो यहां पर सिर्फ मैं है तो डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे क्या, ये निजवाचक का है क्या। अगर यहां लगता था मैं खुद पढ़ना चाहता हूं, खुद लगा रहता, या स्वयं लगा रहता, या फिर आप लगा रहता, मैं आप पढ़ना चाहता हूं लगा रहता, तो फिर ये निजवाचक हो जाता। लेकिन सिर्फ मैं पढ़ना चाहता हूं है, तो यहां पर सिर्फ मैं है, तो जब भी मैं आ जाएगा तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्यारे बच्चों कि ये आपका पुरुषवाचक है। मैं आप 10 घंटे प्रतिदिन परिश्रम करूंगा, तो मैं आप, तो ये भी क्या है? निजवाचक है। तो पूछा गया कौन निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मैं पढ़ना चाहता हूं, ये निजवाचक का उदाहरण नहीं है। उसी तरह यहां पर ये पढ़ना चाहता हूं, ये निजवाचक नहीं, ये क्या है? जब भी बोलूंगा पढ़ना चाहता हूं मतलब मैं पढ़ना चाहता हूं, तो ये भी एक तरह का पुरुषवाचक ही है। मैं पढ़ना चाहता हूं, ये भी पुरुषवाचक है, सिंपल ही है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन, क्या, ये दोनों प्रश्नवाचक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा है पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
संबंधवाचक सर्वनाम का कौन उदाहरण नहीं है बेसिकली, है ना। तो देखिए जिसका आ गया तो ये भी संबंधवाचक है, जिसको आ गया संबंधवाचक है, ऊपरी दोनों ये दोनों संबंधवाचक है। पूछा गया कौन नहीं है, तो ध्यान रखना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 13 का यहाँ पर डी एकदम सही होगा, जो भी डी लगा रहे हैं उसका एकदम सही है, और आप लोग भी डी लगा रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो डी हो जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हाँ अब देखो, वह कौन है जो परा रो रहा है। अब यहाँ पर जो भी आया है वह भी आया है। अब बोलोगे सर यहाँ पर कौन सा होगा, संबंधवाचक होगा या प्रश्नवाचक होगा। बच्चों के मन में सवाल आता है कि कौन सा होगा। तो देखो सिंपली वह कौन है जो परा रो रहा है, तो जो जहां पर आ जाए तो डायरेक्ट हम लोग संबंधवाचक लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। क्या लगा देंगे, संबंधवाचक, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब यहाँ पर देखो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सर्वनाम है। अब ये तो प्रश्नवाचक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक का कोई बोध नहीं है ना। अनिश्चयवाचक भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक होता संबंधवाचक और निश्चयवाचक, ये दोनों में क्या होगा, तो रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। बताइए कौन सा सर्वनाम होगा। हमने क्या कहा, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो हमने कहा जहां पर भी जो आ जाए या जिसका आ जाए तभी लगाएंगे संबंधवाचक। लेकिन यहाँ पर जो जिसका नहीं है, यहाँ पर क्या है, वह है। यहाँ पर ये भी तो देखोगे ना, वह, क्योंकि तो देना ही नहीं, यहाँ पर वह देखना है। अब यहाँ पर वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, मतलब नजर के सामने में है। मान लो कोई बच्चा जला हुआ रोटी खा रहा है, उसके सामने आप गए और वहां जाने के बाद आप क्या बोलोगे, अरे रोटी मत खाओ जली है, मतलब वह जली है, वह आ गया। तो सामने में अगर कोई हो, नजर के सामने में, तो निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। संबंधवाचक नहीं होगा, क्योंकि संबंधवाचक के लिए जो जिसका होना चाहिए। तो जो भी आप पर सी लगा रहे हैं उसका सही है। तो क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगाए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब यहाँ पर वह देखेंगे पहले, अब वह कौन सर्वनाम होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा और उसके बाद अनिश्चयवाचक नहीं होगा। अब वह जो है या तो निश्चयवाचक होगा या संबंधवाचक हो सकता है बेसिकली, लेकिन संबंधवाचक के लिए जो जिसका होना चाहिए तो डायरेक्ट वह लगा देंगे, निश्चयवाचक ऐसे भी। या फिर वह मतलब नजर के सामने में है तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा, वह ऐसे। गुड, तुम्हें क्या चाहिए, तो प्रश्न है, तुम्हें क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए तुम्हें, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसे कौन ना स्वीकार करेगा। तो यहाँ पर कौन आ गया, कौन ना स्वीकार करेगा, तो ये भी हो जाएगा प्रश्नवाचक। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, तो यहाँ पर जो आ गया, जहां पर भी जो आ जाए तो ये डायरेक्ट हो जाएगा संबंधवाचक, ऑप्शन सी, है ना। जो आ जाए तो डायरेक्ट संबंधवाचक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है प्यारे बच्चों समास। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो गया जो कि है समास। समास से आपके एग्जाम में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको अब ध्यान से देखना है, ठीक है। सबसे पहले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है समास का मतलब क्या होता है, तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त रूप या छोटा करना। जैसे राजा की कन्या, अब राजा की कन्या आ रही है तो उसको डायरेक्ट शॉर्ट में बोलेंगे राजकन्या, तो ये हो गया समास। भाई और बहन आए, अच्छा नहीं लगता बोलने में, उसको शॉर्ट करेंगे, संक्षिप्त करेंगे, तो जब संक्षिप्त करेंगे भाई बहन, तो ये हो गया समास। तो समास का मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द बनता है, या जो नया शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। समास समझ गए, वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है समास के कितने प्रकार हैं, तो समास के भी टोटल 6 प्रकार है। समास 6 भेद होते हैं, समास के 6 प्रकार है। आपको पूछा जाता है सर्वनाम के 6 प्रकार, संज्ञा के 5 और समास के भी 6 पूछा जाएगा। कौन कौन सा समास है, तो एक एक करके हम लोग 6 समास को पढ़ते हैं। पहला है प्यारे बच्चों अविभाव समास। समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से आपको देखना है, समास 6 प्रकार के। पहला जो समास है वो है अविभाव समास, जो कि बहुत आसान होता है। जिस शब्द से पहले बे आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, आ जाए, ये सब प्यारे बच्चों आपका अविभाव समास होगा। आ से आपका 2 ही शब्द बनेगा, जैसे आजीवन, आमरण, ये दोनों शब्द आ जाए। अगर आजीवन आ जाएगा, कहेगा आजीवन कौन समास है, अविभाव समास। आमरण कौन समास है, अविभाव समास। या जिस शब्द से पहले बे आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए, तो ये भी क्या है, अविभाव समास है। जैसे हम बोलेंगे भर पेट, तो भर आ गया, अविभाव समास। बे क्या बोलेंगे, बेबाक, तो ये कौन समास है, तो बे आ गया, तो अविभाव समास। यथा से बन जाएगा यथा संभव, तो ये भी अविभाव समास। बोलेंगे प्रतिदिन कौन समास है, अविभाव समास। तो शब्द से पहले बे आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए या भर आ जाए, तो ये सब प्यारे बच्चों अविभाव समास होगा। या अगर वो शब्द आ से शुरू होता हो लेकिन 2 ही शब्द, आजीवन, आमरण, ये भी आपका अविभाव समास होगा, ठीक। अब अगर 2 शब्द समान है तो उसको भी हम लोग अविभाव समास कहेंगे। जैसे अगर हम कहेंगे रातों रात, तो यहां पर देखो रात, ये दोनों शब्द समान है। हाथों हाथ, ये दोनों शब्द समान है। घर,
ये दोनों शब्द समान है। तो जब दो शब्द समान हो प्यारे बच्चों, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, अविभाव समास कहेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कैसे आपको समझ में आएगा। अविभाव समास, समास 6 प्रकार के। पहला है अविभाव समास, जैसे यथाशक्ति, यथा आ गया अविभाव समास, यथा कर्म, यथा आ गया अविभाव समास, प्रतिदिन, प्रति आ गया अविभाव समास। तो शब्द से पहले यथा, प्रति, भर या बे, ये सब शब्द अगर आ गया तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग अविभाव समास। जैसे प्रत्येक में प्रति आ गया, प्रति वर्ष में प्रति आ गया, तो ये सब शब्द क्या हो जाएगा, ये सब शब्द आपका हो जाएगा अविभाव समास। हम कहेंगे हाथों हाथ, हम कहेंगे हाथों हाथ, बताइए कौन समास है, तो हाथों हाथ, ये आपका हो जाएगा अविभाव समास। हम बोलेंगे घर घर, क्या बोलेंगे, घर घर, कौन समास है, अविभाव समास बोलेंगे। हम बोलेंगे रातों रात, है ना, ये सब क्या है, अविभाव समास है। वेरी गुड। या अगर हम बोलेंगे आजीवन, बोलिए आजीवन कौन समास है प्यारे बच्चों, तो जो आजीवन है अविभाव समास। आमरण कौन समास है, तो जो आमरण है ये भी आपका अविभाव समास। ठीक है, वेरी गुड। तो अविभाव आप समझ गए, बहुत आसान है। अगला जो समास है ये और आसान है, द्विगु। द्विगु समास में द्विगु, द्वि मतलब दो, दो मतलब दो क्या, संख्या है मतलब संख्या, यानी जहां पर भी संख्या का बोध हो उसको द्विगु समास कहेंगे, बस सिंपल। जहां पर भी संख्या का बोध हो उसको द्विगु समास कहेंगे। जैसे पंचमूली, पंचमूली मतलब क्या होता पता है, 5 मूलों का समूह, ये हो गया आपका द्विगु समास। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। 5 तत्व, 5 तत्वों का समूह, तो 5 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, तो संख्या है 5, 9, 5, ये सब क्या संख्या है, तो ये सब हो जाएगा द्विगु समास। चतुर्मुख मतलब 4 मुखों का समूह, ये हो गया द्विगु समास, यानी 4 संख्या आ गया। 9 ग्रह मतलब 9 ग्रह, 9 ग्रह है टोटल, अभी तो 8 वैसे है, एक प्लूटो है, एक अपवाद है, तो 9 ग्रह है मतलब 9 ग्रह है टोटल, तो संख्या 9 आ गया, ये भी आपका हो जाएगा संख्या का बोध द्विगु समास। चौगुना मतलब 4 गुना, चौगुना भीड़ है मतलब 4 गुना भीड़ है, 4 संख्या है, द्विगु समास। तिरंगा, तिरंगा मतलब 3 रंग का, 3 संख्या है, द्विगु समास। चौराहा मतलब 4 राहों का समूह, तो चौराहा शब्द आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, द्विगु। क्यों, चौराहा मतलब 4 राहों का समूह। तिरंगा मतलब 3 रंग का, 3 संख्या है, बोलेंगे त्रिकोण, 3 कोण, 3 संख्या है, तो ये सब हो जाएगा द्विगु। तो सिंपली याद रखना, जहां पर भी ये सब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहां पर भी संख्या का बोध हो उसको द्विगु, बाकी जिस शब्द से पहले यथा, भर, बे, प्रति ये सब शब्द आ जाए तो उसको बोलेंगे अविभाव, या दोनों शब्द समान हो, रातों रात, हाथों हाथ, ये भी अविभाव, या फिर आमरण, आजन्म, ये भी अविभाव। अविभाव समझ गए, द्विगु समझ गए। अब जो अगला है प्यारे बच्चों, ये है द्वंद्व समास। ऐसे आप लोग सुने होंगे कि अगर शब्द के बीच में डैश आ गया, डैश, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, शब्द के बीच में डैश आना चाहिए प्लस दोनों शब्द अलग होना चाहिए, तभी उसको द्विगु कहेंगे। क्योंकि अगर आप देखोगे रातों रात, अब आप बोलिए तो ये कौन समास है, जल्दी से बोलो, रातों रात, तो ये कौन समास है, ये आपका अविभाव समास है। अब आप कहोगे कि सर एक रातों रात है, एक भाई बहन है, हम लिख देखते हैं, एक है भाई बहन, एक क्या है भाई बहन, एक है रातों रात। अब यहां देखोगे यहां भी शब्द से डैश है, यहां भी डैश है, तो हमने क्या कहा, जिस शब्द के बीच में डैश हो तो वो आपका द्वंद्व समास होगा, तो रातों रात भी द्वंद्व समास होना चाहिए, तो क्या। लेकिन थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, क्या सीखना है, जिस शब्द के बीच में डैश हो तो वो या तो द्वंद्व समास होगा या तो वो कौन समास होगा, अविभाव समास होगा, दोनों समास हो सकता है। अब दोनों समास में कौन सा समास होगा, कैसे पता करें, तो जिस शब्द के बीच में डैश हो, पहले तो डैश देखना है भाई, यहाँ डैश मिल गया, यहाँ भी डैश है, शब्द के बीच में यहाँ भी डैश है, इसका मतलब ये द्वंद्व होगा या अविभाव होगा। अब अगर दो शब्द समान है, जैसे रात रात, ये दोनों शब्द समान है, तो अगर दो शब्द समान है, दो शब्द अगर समान है तो डायरेक्ट इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट इसको हम लोग कह देंगे अविभाव समास। क्या कह देंगे, अविभाव समास। ठीक है, अविभाव। अगर प्यारे बच्चों डैश है, लेकिन डैश तो है बिल्कुल, लेकिन अगर डैश तो है लेकिन ये दोनों शब्द अलग अलग है, ये दोनों शब्द असमान है, क्या है, असमान, असमान को हम लोग कह देते हैं अलग अलग। तो ये दोनों शब्द अलग अलग है, डैश तो है लेकिन दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व। तो ये डैश तो आप जब देखोगे ना, मान लीजिए आपने देखा डैश, अब डैश से आपके मन में दो सवाल होना चाहिए, या तो द्वंद्व होगा या अविभाव होगा। अब कैसे पता करेंगे, तो द्वंद्व के लिए होना चाहिए दोनों शब्द अलग अलग। जैसे बोलेंगे भाई बहन, यहां डैश है, अब भाई भाई अलग है, बहन अलग है, क्या दोनों भाई बहन सेम होता है, दोनों अलग अलग होता है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट द्वंद्व समास।
लेकिन अगर दोनों से देखो रातों रात, रात रात सेम है, हाथों हाथ, हाथ हाथ सेम है, घर घर ये भी सेम है, ये सब शब्द प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अविभाव समास। ठीक है, चलिए तो या तो हम एक ट्रिक बता दिया आपको, लेकिन एक और तरीका क्या है, और द्वंद्व समास का दूसरा तरीका समझने के लिए क्या है, जोड़ी का बोध हो। जैसे भाई बहन है ना, धर्म अधर्म, जोड़ी का बोध होता है ना, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की है ना, आगे पीछे, जोड़ी का बोध हो, आगे पीछे, आग पानी, अपना पराया, हानि अहानि, ये सब क्या है, द्वंद्व समास है। अब जब क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह समास जिसमें दूसरा पद प्रधान हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसको भूल जाइए, समझ जाइए, जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आ जाए तो उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। और विभक्ति चिन्ह क्या होता है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान, ऐसे जो पढ़ते हैं ना, ने को, से के लिए, से काके, की मैं, पर है, अरे, ये सब क्या है, ये सब विभक्ति चिन्ह है। अब कहोगे सर ये कारक कैसे याद करेंगे, तो आपको याद करने का ट्रिक अभी हम लास्ट में जब कारक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, तो जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आ जाए उसको प्यारे बच्चों हम लोग तत्पुरुष समास कह देंगे। जैसे जैसे राजकन्या मतलब राजा की कन्या, राजकन्या मतलब राजा की कन्या, ये गलत लिखा हुआ है। राजकन्या जब भी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, राजा की कन्या। तो अब यहां पर आप देखोगे तो की आ गया, की क्या है, विभक्ति चिन्ह है ना, यहां पर है की, तो की क्या विभक्ति चिन्ह है, तो जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आ जाए डायरेक्ट कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे लाठी चोर, लाठी चोर मतलब लाठी को चुराने वाला, तभी तो उसको लाठी चोर कहेंगे, तो को आ गया, को क्या विभक्ति चिन्ह है, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। जैसे जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, तो के लिए आ गया, के लिए देखो कहीं पे होगा के लिए है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, विभक्ति तत्पुरुष समास हो जाएगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, कार्य कुशल, कार्य में कुशल, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, तो जब भी परीक्षा भवन शब्द आएगा इसका मतलब होता है परीक्षा के लिए भवन है, तो के लिए आ गया, मैं आ गया, के आ गया, के को, ये सब क्या है, विभक्ति चिन्ह है। और जहां पर भी विभक्ति चिन्ह आ जाए वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए इसको भी अभी समझेंगे। अगला प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में सिंपली याद रखना, जो विशेषता बताती है या जो जिससे तारीफ का बोध हो, तारीफ हो, तो उसको क्या कहेंगे, कर्मधारय समास। तो जहां पर भी तारीफ का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, आसमान क्या नीला है, ये तारीफ है, ये विशेषता है। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, आपका मुख चंद्रमुख है मतलब चंद्र जैसा है आपका मुख, चांद जैसा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान, ये क्या हो रही है, तारीफ हो रही है, ये विशेषता बताई जा रही है। महावीर, महान है जो वीर। महात्मा, महान है जो आत्मा, है ना, जब भी बोलेंगे नील गाय मतलब नील है जो गाय, या जब भी महादेव, महान है जो देव। तो जब भी हम लोग तारीफ करते हैं या विशेषता बताते हैं डायरेक्ट उसको कहेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, आगे हम लोग प्यारे बच्चों अगला जो प्रकार है वो पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या रखना, जब भी देवी देवता का बात हो या वीआईपी लोग का बात हो उस समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे पतझर, महावीर, महावीर क्या है, भगवान का भी नाम महावीर है, तो देवी देवता का बात हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बहुव्रीहि कहेंगे। गजानन, गज है आनंद या पतझर, तो ये सब क्या है आपका बहुव्रीहि समास है। क्या है, बहुव्रीहि समास है। या चक्रपाणी, ये भी क्या है, चक्र है हाथ में जिसके, तो ये क्या है, बहुव्रीहि है, यानी एक देवी देवता का बोध हो तो उसको हम लोग कहेंगे बहुव्रीहि समास। चलो अब क्वेश्चन देखो और देखो कैसे आपसे बन जाता है। पहला क्वेश्चन, आजन्म कौन सा समास है, आजन्म, तो हमने क्या कहा, आजन्म और आमरण ये दो शब्द आ जाए उसको अविभाव कहेंगे। कंफर्म, नो डाउट, अविभाव समास, ऑप्शन ए। ठीक है, आजन्म आमरण दो शब्द आ जाए अविभाव, अविभाव समास हम लोग समझ गए। चतुर्भुज, अब चतुर्भुज देखिए कौन समास होगा, चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजा। ठीक है, लेकिन क्या यहां पर चार भुजा मतलब संख्या, चार भुजा, चार क्या है, संख्या है, और जब भी संख्या का बोध हो तो उसको क्या कहेंगे, द्विगु कहेंगे। लेकिन यहां पर द्विगु कहीं नहीं है, अब क्या देंगे, तो क्या देंगे बताओ, तो अविभाव देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि भाई अविभाव के लिए बे, यथा या प्रति या दोनों सब समान होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। कर्मधारय होगा, क्या तारीफ है, विशेषता नहीं है। अब देखोगे आप बहुव्रीहि होगा या तत्पुरुष होगा, तो देखिए चतुर्भुज का मतलब एक देवी देवता का है ना, चतुर्भुज जिनकी चार भुजा हो, एक देवी देवता की बात हो रही हो, तो जब भी देवी देवता की बात हो रही हो तो उसको प्यारे बच्चों बहुव्रीहि कहेंगे। अगर आपका यहाँ ये रहता संख्या का बोध होता, मतलब यहाँ पर अगर द्विगु रहता तो द्विगु लगा देते, लेकिन द्विगु नहीं है तो बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि चतुर्भुज भले ही चार भुजा है, चार तो संख्या है, लेकिन ये हम लोग देवी देवता को कहते हैं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या, बहुव्रीहि समास, देवी देवता का बोध हो। अब देखो यहाँ पर हाथ पैर, ये डैश आ गया,
जब भी डैश आ जाए तो कौन समास होगा, या तो द्वंद होगा या अविभाव होगा। तो अविभाव है ही नहीं तो डायरेक्ट द्वंद लगा देंगे, एक ये भी तरीका है। दूसरा तरीका क्या, हाथ पैर हाथ पैर हाथ पैर बोलेंगे, जोरा का बोध हो रहा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा द्वंद। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवटी कौन समास है, पंचवटी। अब बताइए पंचवटी कौन समास होगा। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो द्वंद तो नहीं होगा, गारंटी है, क्योंकि जोरा का बोध होना चाहिए या डैश होना चाहिए, नहीं है। कर्मधारय, क्या ये आपको विशेषता लग रहा है, या पंच मतलब 5 एक संख्या है तो संख्या वो संख्या का जब भी बोध हो तो द्विगु लगा देंगे। चलो आगे अभी और देखो, लंबोदर कौन समास है, तो लंबा है जिसका उदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर। ये देवी देवता की बात हो रही है ना, तो जब भी देवी देवता की बात हो तो डायरेक्ट लगा देंगे बहुब्रीहि, अविभाव तो नहीं होगा। कर्मधारय तारीफ भी नहीं हो रहा, द्विगु संख्या भी नहीं है तो डायरेक्ट वैसे भी बहुब्रीहि लगा देंगे। कामचोर, कामचोर मतलब काम में चोरी करने वाला, काम में चोरी करने वाला। अब मैं आ गया तो मैं अगर आ जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे भी लगा देंगे तत्पुरुष, या फिर थोड़ा दिमाग लगाएंगे। कामचोर कोई देवी देवता का नाम नहीं है तो बहुब्रीहि तो नहीं होगा। अविभाव भी नहीं होगा, क्योंकि अविभाव होने के लिए यथा आना चाहिए, भर आना चाहिए, बे आना चाहिए, दोनों सब समान होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। कर्मधारय भी नहीं होगा, क्योंकि कोई कामचोर कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर लगा देंगे तत्पुरुष ऐसे भी, या फिर कामचोर काम में चोरी करने वाला, मैं आ गया तो भी तत्पुरुष। दो तरीका है बनाने का। आजकल देखो, अब यहां पर देखो, आजकल आजकल है ना, ये जोरा का बोध हो रहा, आजकल आजकल बिजी हो गए आजकल। तो जब भी जोरा का बोध हो डायरेक्ट लगा देंगे द्वंद। यहाँ पर देखो डैश नहीं था, अब यहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाते, इसलिए जोरा का बोध हो या डैश आ जाए तब दिमाग लगाना। हाथ पैर, अब देखो हाथ और पैर, हाथ हाथ रहता तो फिर आपका हो जाता अविभाव समास, लेकिन हाथ पैर है और जोरा का बोध हो रहा और बीच में डैश है तो ये लगा देंगे द्वंद। द्वंद होगा या अविभाव होगा, तो अविभाव है नहीं तो द्वंद लगा देंगे, ऑप्शन ए। जोरा का बोध हो रहा है। यथा समय, शब्द से पहले यथा आ जाए, भर आ जाए, बे आ जाए, प्रति आ जाए तो ये सब हो जाएगा अविभाव समास। प्रतिदिन, तो शब्द से पहले प्रति आ जाए तो ये भी हो जाएगा अविभाव समास, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका अविभाव समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपका 11, अनादर शब्द में क्या सब शब्द होगा, है ना, अनादर। अब हमने आपको दो शब्द बताया, एक बताया आजन्म, ठीक है, आजन्म, एक हमने बताया प्यारे बच्चों आमरण, आमरण। देखिए आज जन्म और आमरण ये दोनों शब्द आ जाए तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या कहेंगे, अविभाव समास कहेंगे, ठीक है। ये दोनों ही, बस आ से ये दो शब्द सिर्फ आ जाए तो, बाकी और कोई शब्द को नहीं। अब आ देख करके आप ये मत लगा देना अविभाव, सिर्फ ये दोनों शब्द आजन्म आमरण, ठीक है, याद रखना। एक आपका आजन्म एक आमरण, ये दो शब्द आ जाए तो इसको अविभाव कहेंगे, बाकी सब अविभाव नहीं होगा। अब क्या होगा तो देखिए, अनादर, अनादर को आप अगर ऐसे लिखोगे ना आदर, है ना, ना नादर, तो यहां पर देखिए एक तरह से अनादर ये शब्द आ गया तो आ जब भी आ जाए तो हम लोग नत्र लगा देंगे, ठीक है। तत्पुरुष नहीं लगाएंगे, कोई विशेषता नहीं है, डायरेक्ट लगाएंगे नत्र, ऑप्शन बी, ठीक। सिर्फ आजन्म और आमरण ये दोनों को अविभाव कहेंगे, बाकी कोई भी शब्द आ से बने तो वो नत्र ही ज्यादातर होता है, तो ऑप्शन बी लगा देना यहाँ पर, ठीक है। याद रखना नत्र ऐसे कुछ पढ़ते हैं उसको। अगला देखो, त्रिलोक, त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, तीन क्या है, संख्या है, संख्या हो तो द्विगु समास। राजकुमार, राजकुमार मतलब राजा का कुमार, है ना, तो एक तरह की विशेषता है ये, या फिर एक तो राजकुमार एक विशेषता है तो ऐसे भी तत्पुरुष होगा, या राजा का कुमार तो का आ गया तो ऐसे भी तत्पुरुष होगा। अब और एक दिमाग लगाते हैं, सबसे पहले राजकुमार, ये द्वंद तो नहीं होगा, खत्म। देवी देवता का तो नाम नहीं है राजकुमार, खत्म, बहुब्रीहि भी नहीं होगा। अब कर्मधारय, क्या कोई विशेषता है, नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे भी तत्पुरुष होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, समझ गए। 6 अगर प्रकार याद रहेगा तो आराम से बना सकते हो। अब देखो यहां पर बनाने का, दाल रोटी, डैश आ गया, दाल रोटी दोनों अलग अलग है तो द्वंद लगा देंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। या दाल रोटी जोरा का बोध हो रहा है तो ऐसे भी लगा सकते हैं, द्वंद समास। अगला देखो, घन श्याम में कौन समास होगा, तो घन श्याम, है ना, द्वंद तो नहीं होगा, वेरी गुड। संख्या भी नहीं है, द्विगु नहीं होगा। अब तत्पुरुष और कर्मधारय, तो घन श्याम एक तरह की विशेषता है तो राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौराहा में कौन सा समास होगा, चौराहा, चौराहा मतलब चार रास्ता, चार रास्ता तो चार संख्या तो द्विगु हो जाएगा, संख्या का बोध हो तो द्विगु, ऑप्शन बी 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गगनचुंबी, है ना, गगनचुंबी एक तरह की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तारीफ हो रही है। तो जब भी तारीफ हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, जब भी तारीफ हो प्यारे बच्चों उसको हम लोग क्या कहते हैं, गगन चूमने वाला। तो यहां पर जो है कर्मधारय तो नहीं है,
अब देखो पहले क्वेश्चन को काटते, द्विगु तो नहीं होगा क्योंकि कोई संख्या नहीं है, द्वंद भी नहीं होगा क्योंकि कोई जोड़ा नहीं है या कोई डैश नहीं है, ठीक है। अविभाव भी नहीं होगा क्योंकि यथा, बे, भर, प्रति ये सब शब्द आना चाहिए था शब्द से पहले, तभी अविभाव होता, तो ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट लगा देंगे तत्पुरुष होगा। एक तरीका बनाने का ये भी है। दूसरा तरीका क्या है, गगन चुंबी, तो गगन को चूमने वाला ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, ऐसे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति, तो यथा आ गया, यथा जब भी आ जाए तो अविभाव लगा देंगे। कमल नयन है ना, जिसकी कमल नयन क्या है, विशेषता है, तारीफ है। देखिए द्वंद तो नहीं होगा, द्विगु नहीं होगा क्योंकि संख्या भी नहीं है, जोड़ा का भी बोध नहीं हो रहा, ये दोनों नहीं होगा। अविभाव कर्मधारय दोनों में कोई हो सकता है। अब अविभाव भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अविभाव के लिए यथा बे होना चाहिए, तो डायरेक्ट ऐसे भी लगाएंगे कर्मधारय होगा। बनाने का तरीका ये भी है, समझ गए आप लोग? थोड़ा थोड़ा बन रहा है क्वेश्चन। जी जान, जी जान एक तरह का जोड़ा का बोध रहा है, जी जान। या फिर डैश आ गया तो डैश में दो ही होगा, या तो द्वंद होगा या तो अविभाव होगा, तो भाई ऐसे भी डायरेक्ट द्वंद लगा देंगे। एक तो तरीका ये भी है बनाने का। एक तरीका क्या है, जी जान जोड़ा का बोध हो रहा है तो ये भी द्वंद हो जाएगा। समझ गए? देखो बार बार हम बोल रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कारक एक बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको ध्यान से अब सुनना है, ठीक है। कारक के कितने प्रकार होते हैं तो हम सब जानते हैं, कारक के 8 प्रकार होते हैं, है ना। जैसे राम ने रावण को भाला से मारा, अब इसमें कारक क्या है, तो जैसे ने, ये क्या है, कारक है। को, ये भी कारक है। से, ये भी कारक है। कैसे पता चला? तो पता चला विभक्ति चिन्ह से। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह इसको कहते हैं, ये है विभक्ति चिन्ह। बस इसी को आपको याद रखना, 100% बन जाएगा, ठीक है। ये है विभक्ति चिन्ह, ने, को, के द्वारा, को, के लिए, से, का, के, की, रारे, री, मैं, पर, हो, अरे, ये सब को कहते हैं विभक्ति चिन्ह, ठीक है। अब ये आपका है कारक के प्रकार, 8 प्रकार है, और ये है विभक्ति चिन्ह। बस इस टेबल को थोड़ा सा याद रखना होगा। कैसे याद रखोगे? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे, ठीक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से, संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसके बाद क्या कहते हैं, संप्रदान के लिए अधिकरण मैं पर, संप्रदान के बाद आपादान, आपादान से संबंध काके की अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे। तो आपको सिर्फ ये रट लेना है, ठीक है। ये रट लेगो तो इससे क्या फायदा होगा आपको? सिंपली कि जब भी ने आ जाएगा तो आपको डायरेक्ट आ जाएगा कर्ता ने। अच्छा, ने आ गया मतलब कर्ता कारक, को आ गया मतलब कर्म कारक, से के द्वारा आ गया मतलब करण कारक, है ना। को के लिए आ गया मतलब संप्रदान कारक, से आ गया मतलब आपादान कारक, का के रे आ गया संबंध कारक, मैं पर आ गया अधिकरण कारक, हे और अरे आ गया तो संबोधन कारक। इस तरह से तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण मैं पर संबोधन के लिए। बस ये 8 प्रकार को आपको 15-20 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ये बस इतना याद रखना है। ये विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए राम ने रावण को मारा, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है? तो ने और को, ये दोनों क्या है? विभक्ति चिन्ह है, ठीक। अब हम कहेंगे राम ने रावण को मारा, यहां पर ने हो जाएगा कर्ता कारक, को हो जाएगा कर्म कारक, ठीक। अब यहां पर कैसे चुनना है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पहले आपको ये टेबल याद रखना होगा, ठीक है। ये टेबल आप सिर्फ याद रखना बस। बाकी कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में, कारक का मतलब करने वाला, कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं कारक के 8 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को पहचानने का क्या तरीका है? जहां पर भी ने आ जाए उसको डायरेक्ट कहेंगे कर्ता कारक, है ना। या जो वाक्य में काम को करता हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे टीचर ने आज मुझे पीटा, तो टीचर ने आज मुझे पीटा, ने आ गया तो कर्ता कारक। बालक ने कुत्ते को मारा, ने आ गया तो कर्ता कारक। तो जहां पर भी ने आ जाए कर्ता कारक, कर्ता ने आ जाए तो कर्ता कारक, ठीक है। बहुत अच्छा, आगे देखिए कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे? तो कर्म कारक को जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने किसको मारा? रावण को। तो राम ने रावण को मारा। अब कहोगे सर ने आ गया तो ये तो कर्ता होगा जी, लेकिन आगे देखोगे को भी आ गया तो ने को, ये दोनों कारक है, ने भी कारक है, को भी कारक है। ने कर्ता कारक है, को कर्म कारक है। अब इसको कौन सा कारक कहेंगे? तो इसको कहेंगे कर्म कारक, यानी बाद वाला। इसमें कर्ता भी है कर्म भी है, तो पहले कर्ता आता है फिर कर्म आता है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कर्म कारक? क्योंकि को आ गया, जब भी को आ जाए तो इसको हम लोग कर्म कारक कहते हैं। को विभक्ति चिन्ह जब भी आ जाए कर्म कारक कहते हैं। या जिस पर काम का असर पड़े, जैसे राम ने रावण को मारा, वह पेड़ को काटा, तो पेड़ पर काम का असर पड़ा
तो पेड़ यहां पर हो गया कर्म कारक। ठीक है, तो जहां पर भी को आ जाए प्यारे बच्चों उसको कर्म कारक, जहां पर ने आ जाए उसको कर्ता कारक। दो कारक आप समझ गए। अगला कारक समझते हैं करण कारक। अब करण कारक को कैसे पहचानेंगे? तो करण जहां पर भी से आ जाए या के द्वारा आ जाए उसको करण कारक कहेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो जहां पर भी के द्वारा या से आ जाए उसको करण कारक कहेंगे। जैसे राम ने रावण को मारा, अब हम राम ने रावण को मारा बोले, सिर्फ राम ने मारा तो ने आ गया तो कर्ता कारक हो गया। राम ने रावण को मारा तो ने और को दोनों आया तो ये हो गया कर्म कारक। राम ने रावण को भाला से मारा तो से आ गया। अब यहां पर देखो ने भी आ गया, को भी आ गया, से भी आ गया। अब ये कर्ता का है, ये कर्म का है, ये करण का है। आप कहोगे सर कौन सा होगा? तो सबसे लास्ट वाला, पहले कर्म कर्ता आता, फिर कर्म आता है, फिर करण आता है, तो करण कारक हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पर से आ गया। से जहां भी आ जाए भाई सबसे पहले देखेंगे विभक्ति चिन्ह, से आ गया, से आ गया मतलब ये करण कारक होगा। ठीक, वह कलम से लिखता है, से आ गया करण कारक होगा। ठीक है, प्रिंस ने चाकू से सब्जी काटा, से आ गया तो करण कारक हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हो जाता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या है? को या के लिए। अब आप कहोगे सर कर्म का भी तो को होता है। कर्म देख, कर्ता ने कर्म को, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो हमने अभी बताया कि सर जहां पर भी को आ जाए उसको कर्म कारक कहेंगे। अब जहां पर को आ जाए तो इसको संप्रदान कारक भी कहेंगे। अब ये दोनों में अंतर क्या है? दोनों को संप्रदान भी उसी को, कर्म भी उसी को। कैसे पहचानेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, जब भी काम का असर किसी पर पड़े तो वो हो जाएगा कर्म कारक। जैसे राम ने रावण को मारा तो ये जो काम का असर है वो राम पर पड़ रहा है ना। लेकिन अगर आप किसी के लिए काम को करोगे तो वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। जैसे हम समझा रहे हैं, राम ने रावण को मारा तो यहां पर काम किसका काम का असर पड़ा? रावण पर पड़ा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। लेकिन हम बोलेंगे मैंने उनके लिए दवाई लाया, या मैंने उनको फूल दिया, या मैंने सीता को फूल दिया, तो सीता को फूल दिया मतलब मैंने किसी के लिए काम किया। यहां पर देखिए किसी को काम का असर नहीं हो रहा किसी पर, हमने किसी के लिए काम किया। तो जब पर भी के लिए या को का बोध हो एक तरह से, तो उसको हम लोग कहेंगे संप्रदान कारक। जैसे सीता ने राम को गुलाब का फूल दिया, यानी सीता ने किसके लिए? राम के लिए गुलाब का फूल लाया था। तो को अगर आ जाए और किसी के लिए का बोध हो, के लिए का बोध हो, अगर को जब आ जाए और वहां पर के लिए का बोध हो, यानी जब को आपका जो को शब्द है ये अगर के लिए के फॉर्म में काम करे, जब आपका को जो है ये के लिए के रूप में काम करे, तो प्यारे बच्चों इसको संप्रदान कारक कहेंगे। जैसे आलोक ने अपने माँ के लिए दवा लिया, तो यहाँ तो के लिए आ गया, डायरेक्ट लगा देंगे संप्रदान। पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, तो पिताजी सब्जी खरीदने बाजार गए हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं पिताजी सब्जी के लिए बाजार गए हैं, है ना। सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए हैं, तो के लिए यहाँ छुपा हुआ है, तो ये भी हो जाएगा संप्रदान कारक। पूजा मुझसे मिलने आई, तो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखोगे तो मुझसे मिलने के लिए आई, यहाँ पर के लिए आपका छुपा हुआ के लिए, तो जहां पर भी के लिए का एक तरह से बोध हो उसको संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है आपको मैंने बताया कि जब भी को आ जाए तो कौन सा कारक होगा? या तो कर्म कारक होगा या संप्रदान कारक होगा। अब दोनों में अंतर कैसे पता करेंगे? दोनों में अंतर पता करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग को सिंपल दिमाग लगाना है कि अगर को आए, जैसे राम ने रावण को मारा, तो काम का असर किस पर पड़ा? रावण पर पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। लेकिन सीता ने राम को फूल दिया, तो यहां पर एक तरह से के लिए का बोध हो रहा है कि उसके लिए फूल लाया था, तो के लिए का बोध हो उसको कहेंगे संप्रदान कारक, जब क्वेश्चन आपका बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखना, जब भी ने आ जाए तो इसको कहेंगे कर्ता कारक। ठीक है, जब भी ने आ जाए कर्ता कारक, जब भी को आ जाए तो को आ जाए तो दो कारक होगा, जब भी को आए प्यारे बच्चों दो कारक होगा, या तो कर्म कारक होगा, है ना, या तो आपका क्या कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। ध्यान से सुनना, या तो को हो गया, या तो कर्म कारक होगा, या संप्रदान होगा। संप्रदान तब होगा जब के लिए का बोध हो, संप्रदान तब होगा जब वहां पर के लिए का बोध हो, है ना। और कर्म हो तब होगा जब उस पर काम का असर पड़ता हो, काम का असर पड़े। असर किस पर पड़े? जिस पर काम का असर पड़ता हो। ठीक है, तो के लिए का अगर बोध हो तो संप्रदान, अगर के लिए का बोध ना हो तो कर्म। अब इसको समझने के लिए जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ जाएगा। और ने कब होगा प्यारे बच्चों? जब हम लोग कर्म कारक बोलेंगे कर्म, तो कर्म जब हम लोग कर्ता ने जो है कर्ता का है ना, तो जब भी ने आ जाए तो ये हो जाएगा कर्ता कारक।
को आ जाए तो कर्म भी हो सकता है, संप्रदान भी। के लिए का बोध हो जब तो कर्म कारक कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। जब असर पड़े काम का तो उसको कर्म कारक कहेंगे। अब क्वेश्चन जब आएगा दोनों समझ जाओगे, ठीक है। अब तीसरा हम लोग अगला देखते हैं, 4 प्रकार के बाद अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, आपादान कारक। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। अब कहोगे सर करण से, करण का भी तो से होता है, यानी हमने कहा कि जब भी से का बोध हो तो वो करण आपादान कारक होगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज कि सर को का भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं और इसका भी कंफ्यूज कर रहे हैं, कैसे दोनों अलग अलग होगा। चलो दोनों को अंतर बता देते हैं। हमने क्या कहा, जब भी से आ जाए, जब भी से आ जाए तो वहां 2 कारक हो सकता है, या तो आपका करण कारक होगा, है ना, या तो आपका करण कारक होगा या तो आपका आपादान कारक होगा, आपादान। अब कैसे पता चलेगा कि कब करण होगा कब आपादान होगा? तो इसके लिए प्यारे बच्चों करण कारक तब होता है जब किसी की सहायता लिया जाए, सहारा लिया जाए या सहायता लिया जाए, है ना। और आपादान कारक तब होता है जब यहां पर अलग होने का बोध हो, ठीक है, अलग होने का बोध हो, जैसे अलग होने का बोध हो। अब एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर, अभी हम बोलेंगे यहाँ पर कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, से पेड़ को काटा। तो अगर आप देखोगे वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा। एक और देखते हैं, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या गिरा? पत्ता गिरा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर समझिए। देखो अगर आप देखिएगा मैंने क्या कहा, जब भी से आ जाए, जब भी से आ जाए तो या तो वो करण कारक होगा या तो वो आपादान कारक होगा, क्योंकि से विभक्ति चिन्ह है। से जब भी आ जाए या तो करण या तो आपादान होगा। अब आपादान कब होगा? जब अलग होने का बोध हो। मतलब जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो गया, तो जब अलग होने का बोध हो तब इसको हम लोग कौन कारक कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आपादान कारक, है ना। लेकिन जब सहायता लिया जाए किसी चीज का तब उसको करण कारक कहेंगे। जब वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, यहां पर भी से आया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी से आया है, यहां पर भी से आया है। इन दोनों में अंतर क्या है? वह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, तो यहां पर से यानी कुल्हाड़ी की सहायता से पेड़ को काटा, या सहायता लिया जा रहा है कुल्हाड़ी का, तब हो जाएगा ये करण कारक। पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पर भी से है, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ सहायता नहीं ले रहा बल्कि यहां पर पेड़ से पत्ता अलग हो गया। तो जब भी अलग होने का बोध हो, दूरी होने का बोध हो, तो इसको कहेंगे आपादान कारक। तो जब अलग होने का बोध हो जाए उस वाक्य में आपादान, जब क्या सहायता लिया जाए तो करण कारक कहेंगे। ये समझ गए? जैसे चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल से अलग हो गया, तो से आ गया तो इसको कहेंगे आपादान कारक, क्योंकि वहां पर अलग हो गया। लेकिन बोलेंगे वह राम ने रावण को भाला से मारा, तो भाला की सहायता लिया, तो ये करण कारक होगा। तो से में आप याद रखना, या तो आपादान होगा या तो आपका करण होगा या तो आपादान होगा। और यहां पर हमने क्या बताया, को जो विभक्ति चिन्ह है इसमें क्या होता है? को में प्यारे बच्चों, को जब भी आ जाए तो आपको क्या दिमाग लगाना है कि या तो आपका कर्म होगा या तो आपका संप्रदान होगा। लेकिन संप्रदान कब होगा? जब किसी के लिए काम को किया जाए। और कर्म कब होगा? जब काम का असर किसी पर पड़े, ठीक। अभी जब एग्जाम्पल देंगे आपको सब समझ में आएगा। देखो कर्ता का कारक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। चलो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा इसी से सवाल आता है। तो आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। जब भी से आ जाए उसको आपादान करेंगे, लेकिन कब? जब अलग होने का बोध हो, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जो नदी है वो हिमालय से निकलती है, पानी जो हिमालय से, तो अलग हो रही है। वह पटना से घर आया तो पटना से अलग हो गया, तो अलग होने का बोध हो तो इसको आपादान कारक कहेंगे। अपवाद देख लीजिए, जहां भी 2 व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना हो, जैसे सीता गीता से बड़ी है, सीता गीता से बड़ी है, सीता गीता की तुलना है। राम सीता से अधिक सुंदर, राम सीता से अधिक सुंदर थी, था होगा, या सीता राम से अधिक सुंदर थी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तुलना हो रहा। तो जब भी तुलना हो प्यारे बच्चों किसी चीज का, वहां पर भी हम लोग आपादान कारक ही कहेंगे, ठीक है। अब संबंध कारक तो बहुत आसान है, जहां पर भी संबंध का बोध हो, काके की राड़ी आ जाए, वह राम की बेटी है, सोहन का भाई है, यह मेरी किताब है ना, सौर मंडल का एक ग्रह है, तो काके की आ जाए तो संबंध कारक, या फिर जहां पर भी संबंध का बोध हो, ये बहुत आसान है। अगला देखते हैं हम लोग अधिकरण मैं पर, है ना। अधिकरण मैं पर यानी जहां पर भी मैं या पर ये 2 शब्द आ जाए, मैं या पर, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण मैं पर, जैसे हम बोलेंगे मेज पर पुस्तक है, टेबल पर पुस्तक है, तो पर आ गया, किसी चीज किसी जगह का बोध हो रहा, भाई किसी चीज पर पुस्तक है। जैसे बोलेंगे मोबाइल
टेबल पर है, पर आ गया तो जब भी पर आ जाएगा अधिकरण कारक कहेंगे, लेकिन कब कहेंगे, जब वहां पर स्थान का पता चले। जैसे हम बोलेंगे पेड़ पर पक्षी बैठा है, तो पेड़ कहां पर बैठा है, सॉरी पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पक्षी कहां पर बैठा है, पेड़ पर बैठा है। तो पेड़ एक जगह का पता चल गया, तो जब भी जगह का पता चल जाए तो उसको हम लोग अधिकरण कहेंगे, स्थान सूचक। या मैं या पर आ जाए तो इन दोनों को अधिकरण कहते हैं। वह लड़का दिल्ली में है, मैं आ गया, वह रूम में बैठा है, मैं आ गया, रूम में है, दिल्ली में है। किसी जगह का पता चल रहा है, स्थान का पता चल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका वही। अगला देखो संबोधन कारक, हे, अरे, अजी, अहो, अजी सुनते हो, हे यहाँ आओ, अरे क्या हुआ, अरे, अरे, हे, अजी, ये सब आ जाए, यानी पुकारने के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल हो, वो हो जाएगा संबोधन कारक। अरे मोहन यहाँ आओ, अजी सुनो, हे यहाँ आओ, तो ये सब जब भी बोलेंगे ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, चलिए अब जब क्वेश्चन आपको कराएंगे ना 100% है ये कारक से आपका सवाल नहीं छूटेगा। आपको भी लग रहा होगा कि सर क्या क्या समझा दिए, जब आप समझोगे तो फिर आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने, कारक की कौन सी परिभाषा सही है। तो देखिए जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, जो किसी शब्द का क्रिया से संबंध लगाए, वह कारक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं, बहुत आसान है, कारक के 8 भेद होते हैं, बहुत अच्छा। अगला देखिए, कर्ता कारक किसे कहते हैं। तो जो क्रिया का संपादन करे उसे कर्ता कारक कहते हैं। ऑप्शन ए, जो क्रिया का यानी काम करने वाला कर्ता कारक होता है, काम का जिस पर बोध हो कर्म कारक। जैसे राम ने मारा, करने वाला कौन, राम, तो हो गया कर्ता कारक। किसको मारा, रावण को मारा, तो काम का असर रावण पर पड़ा, जिस पर काम का असर पड़े वो कर्म कारक। देख लो अभी कारक का भेद कौन नहीं है। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान आपादान संबंध काके की आपादान से संप्रदान के लिए, अधिकरण मैं पर संबोधन हे अरे, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कारक का भेद है। लेकिन सदी गंध, हेतु, हेतु मद, आसन्न, ये सब कारक का भेद नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कारक का भेद नहीं है। अब पूछा गया कर्ता कारक का क्या चिन्ह है, ये पूछा जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह, तो कर्ता ने, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। अब देखो तो ने कहां पर है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, तो ये तीनों नहीं होगा। ने, यहां ने आ गया, राइट आंसर लगा देंगे डी। अब कहोगे सर ये शून्य क्या है, शून्य का मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं, समझ गए। बहुत लोग डर जाता है कि सर ये शून्य क्या है, तो कर्ता कारक का चिन्ह हो गया डी। अगला क्वेश्चन देखो, कर्म कारक का चिन्ह क्या, तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का चिन्ह है को। तो को कहां पर है, यहां पर को नहीं है, यहां पर का के की है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, को यहां पर है। तो को आ गया तो डायरेक्ट लगा देंगे, ये कर्म कारक है आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शून्य का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करण कारक का चिन्ह क्या होगा, करण, तो कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो करण कारक का चिन्ह होता है से। अब से कहां पर है, देखो तो यहां पर तो नहीं है, यहां पर मैं पर है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह है। को के लिए, तो संबोधन, ये भी तो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या बताए थे, आपादान से संप्रदान के लिए, है ना, तो संप्रदान कारक का चिन्ह हो जाएगा। से के द्वारा, तो ये तो करण कारक का चिन्ह हो जाएगा, हाँ ये तो हो जाएगा सही। से के द्वारा, करण से, करण का विभक्ति चिन्ह क्या है, से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो से आ जाए जहां भी, तो से किसका विभक्ति चिन्ह है, करण का, या ये आपादान का भी चिन्ह है। ठीक है, और ने किसका चिन्ह है, कर्ता का, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अगला देखो, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, संप्रदान, संप्रदान क्या हो जाएगा संप्रदान का, जल्दी से बताओ। ने, से, को के लिए, मैं पर। अब यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो ने किसका चिन्ह है, कर्ता का, से किसका चिन्ह है, या तो करण का होगा या होगा आपादान का, आपादान से करण से, तो ये तो आपादान या करण का होगा। को के लिए, अब अगर आप देखोगे को के लिए किसका चिन्ह है, तो संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है को के लिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बाकी मैं, पै, पर, ये किसका चिन्ह है, ये आपका हो जाएगा अधिकरण का, अधिकरण मैं पर, तो अधिकरण का चिन्ह हो जाएगा ये। बाकी संप्रदान का हो जाएगा सी, तो को के लिए संप्रदान का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपादान कारक का चिन्ह क्या है, आपादान। ठीक है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को, भाई ये ने हो गया, कर्म हो गया, ये कर्ता हो गया, के लिए किया जाए तो किसके लिए कर रहे हैं, संप्रदान के लिए। आपादान से, तो करण का भी व्यक्ति चिन्ह से होता है और आपादान का भी से होता है, हमने अभी बताया ना। यहां पर देखोगे को किसका चिन्ह है, कर्म का भी, संप्रदान का भी। ठीक है, उसी तरह अगर हम कहेंगे से किसका चिन्ह है, करण का भी, अच्छा से किसका चिन्ह है, करण का भी, आपादान का भी। ठीक है, और को किसका चिन्ह है, कर्म का भी और संप्रदान का भी। तो यहां पर क्या पूछा, आपादान कारक का चिन्ह, तो आपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से होता है। करण का चिन्ह क्या होता है, से होता है। दोनों का से होता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है। जब सहायता लेंगे किसी चीज का तो वो करण कारक,
जब कोई चीज अलग होगा तो वहां पर अपादान कारक। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो संबंध का के की, संबंध का के की, है ना। ये को किसका चिन्ह है? कर्म का। ने किसका है? कर्म का। ये ने जो है ये कर्ता का। और से किसका चिन्ह है? तो करण का। ठीक, को किसका है? कर्म का। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? तो अधिकरण मैं पर। तो मैं पर जहां आ जाए मैं पर, ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। इसलिए विभक्ति चिन्ह याद रखना जरूरी है। और आप आज आप 10 बार 15 बार उसको पढ़ोगे, याद हो जाएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, इस तरह से। संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? तो संबोधन हे अड़े, हे अड़े आ जाए वो संबोधन कारक। जब बुलावा हो, जैसे हे, हो, रे, अड़े, ये सब क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। अब यहां पर से आ गया। अब कहोगे सर से कौन सा होगा? सर अपादान होगा कि करण होगा? तो हमने क्या कहा? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता, पेड़ काटता, तो कुल्हाड़ी की सहायता ले रहा है, तो जब भी सहायता लो वो हो जाएगा करण कारक। अब बोलेंगे पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो अलग होने का बोध होता तब अपादान होता, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? करण कारक। श्याम ने मिठाई खाई, कौन कारक है? श्याम ने मिठाई खाई, तो यहाँ पर ने है, तो ने है तो कर्ता कारक हो जाएगा डायरेक्ट। कर्ता ने का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखो, चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा जो है बिल से बाहर निकल गया, से आ गया। अब से है तो कौन कारक होगा? या तो अपादान कारक होगा, या तो आपका वो वाला कारक होगा करण, तो करण तो दिया नहीं है से के लिए, तो डायरेक्ट हो जाएगा अपादान। वैसे भी चूहा बिल से बाहर निकला तो बिल से अलग हो गया, तो अपादान कारक। अगला खत्म। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस पार्ट 1 में, यानी संपूर्ण व्याकरण का ये पहला पार्ट था, जहां पर हम लोगों ने ये चारों टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा। संज्ञा, सर्वनाम और समास और कारक। ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो एक कमेंट जरूर करना, और अगर नहीं आई तो प्लीज दोबारा से देखना। हर एक चीज आपको समझ में आ गया होगा, है ना। हर एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझा दी है, प्रैक्टिस भी करवा दी है। अब पार्ट 2 आएगा जहां पर हम लोग अगला वाला टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आप सभी की और भी बहुत सारी क्लास है जो इस चैनल पे ली जाएगी और कम समय में आपकी बेहतरीन रिवीजन और तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे 2026 में हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनना चाहते हैं, तो प्यारे बच्चों आप एडमिशन ले लीजिए। 15 फरवरी से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और अभी आपको जो पिछला वाला बैच हम लोग पढ़ाएं वो बैच आपको मिल जाएगा जब तक आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। ऐसे ही आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। आप लोग का समय बहुत कीमती है, इसलिए हम लोग खत्म कर रहे हैं। और सर कॉमर्स साइंस पेपर सेम रहता है, आर्ट्स अलग रहता है, बताओ। हिंदी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, ये तीनों पेपर कॉमर्स का सेम रहता है, ठीक है। डोंट वरी, आपका क्वेश्चन 100% लड़ेगा। व्याकरण कारक यहाँ भी 8 प्रकार है, तो कॉमर्स में भी 8 प्रकार ही होता है ना। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 7 लाख पुरा दीजिए सभी लोग। बाय बाय। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।